नमस्कार, छत्तीसगढ़ है राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक अहम खबर की बात। छत्तीसगढ़ में कोविड के मामले लगातार तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसके बीच स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। जी हां, इससे स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। प्रदेश भर में अब तक स्वाइन फ्लू के 11 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें रायपुर में 4, रायगढ़ में 2, धमतरी, दुर्ग, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव और जगदलपुर में एक मामले सामने आए हैं। स्वाइन फ्लू के मामले आने के बाद स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से अलर्ट पर है। ठीक है सर, परेशान हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस पर इस साल भी स्कूली बच्चों के कार्यक्रम नहीं होंगे। फिर से बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए यह फैसला हुआ है। पिछले 2 सालों से बच्चों को स्वतंत्रता दिवस पर बुलाया नहीं जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी सरकारी भवनों और ऐतिहासिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। रायपुर जिले के 160 से ज्यादा स्कूल भवन और अतिरिक्त कमरे जर्जर हो चुके हैं। कई स्कूलों की कक्षाएं जर्जर कमरों और भवनों में संचालित हो रही हैं। इससे बच्चों की जान पर खतरा बना हुआ है। कमरा न होने की वजह से इन्हीं जर्जर भवनों में कक्षाओं को संचालित करना पड़ रहा है, जबकि जिले के कलेक्टर की ओर से इन स्कूल भवनों को तोड़ने के आदेश दिए जा चुके हैं। लेकिन नगरीय निकाय क्षेत्र में निगम और ग्रामीण अंचल में शाला विकास समिति इन भवनों को तोड़ने में कोई रुचि नहीं ले रही है। कई स्कूलों में अब भी कक्षाएं लग रही हैं। बताया जा रहा है कि भवनों को डिसमेंटल करने के आदेश हो चुके हैं, लेकिन ज्यादातर स्कूलों में अतिरिक्त कमरा न होने की वजह से जर्जर भवन या कमरों को तोड़ा नहीं जा रहा है। वहीं नए भवनों के लिए राशि आवंटित ही नहीं की गई है। विभाग का मैंने एक रिव्यू बैठक लिया था, उसमें ये पाया गया कि ऐसे स्कूल है जो डिसमेंटल योग्य हैं, तो उसकी एक सूची बनी हुई है। लगभग 160 स्कूल इस सूची में सम्मिलित हैं। तो नगरीय क्षेत्रों में नगर निगमों और ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और ग्राम पंचायतों के इस संबंध में निर्देश जारी किए जा रहे हैं और कोशिश यही रहेगी कि ये सभी स्कूलों को हम लोग आने वाले समय में डिसमेंटल कर ले। बेसिकली स्कूल पूरे के पूरे भवन इसमें इंक्लूड नहीं है, कुछ अतिरिक्त कमरे भी हैं जो जर्जर हो गए हैं और जो डिसमेंटल योग्य हैं। दूसरा, इसमें यह भी बताना चाहूँगा कि इन सभी कमरों में अभी किसी भी प्रकार की कक्षाएं नहीं संचालित हो रही हैं और न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो समय समय पे जो सूचना प्राप्त होती है, तो उन भवनों को भी हम लोग परीक्षण कराते हैं और अगर वो सुदृढ़ नहीं है, योग्य नहीं है, तो उन भवनों का भी उपयोग हम लोग बंद करने के निर्देश। राजधानी रायपुर के 160 ऐसे स्कूल हैं जिसे डिसमेंटल करने के आदेश दिए हैं, लेकिन शाला विकास समिति इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। भवानी नगर का ये एक स्कूल की तस्वीर आप देख लीजिए, पूरी तरह से जर्जर हो गया है और ये दीवारें बता रही है, दीवारें में पूरी तरह से दीवार जो है सीलन आ रही है और छत से पानी भी टपक रहा है। आप देख लीजिए, पूरा जो दीवार है उसके जो छज्जा है लेंटर के ऊपर से पूरी तरह से क्रैक हो चुका है और ऐसे में कभी भी भवन गिर सकता है। 160 स्कूल है। अगर हम 4 ब्लॉकों की बात करें तो 90 स्कूल ऐसे हैं जो 4 ब्लॉक में हैं जिसे डिसमेंटल का कार्य किया जाना है। इसके अलावा जो नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी ये स्कूल संचालित हो रहे हैं और बच्चों की जान पर लगातार खतरा है, वो मंडरा रहा है। जो शिक्षक हैं वो अध्यापन कार्य भी अगर करा रहे हैं तो दहशत के साए में यहाँ पढ़ाई हो रही है। दरअसल भवन जर्जर हो चुका है, लेकिन शाला विकास समिति है वो ध्यान नहीं दे रही है। नगरीय क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो निगम को तोड़ने का कार्य करना है, लेकिन स्कूल भवन नहीं होने की वजह से, अतिरिक्त कमरा नहीं होने की वजह से जो भवनों को डिसमेंटल का कार्य किया जाना है वो हो नहीं पा रहा है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। मेडिकल लैब टेक्नीशियन की परीक्षा पूरे प्रदेश में आयोजित की जा रही है। परीक्षा एक है, लेकिन हर जिले में अलग अलग तरीके से परीक्षा हो रही है, जिससे कि परीक्षार्थियों में चिंता बढ़ चुकी है। रायपुर दुर्ग संभाग में 79 पदों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं, जहां मेरिट के आधार पर परीक्षा हो रही है। पुराने परीक्षार्थी मेरिट के आधार पर नहीं, फिर से परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं।
हम सभी अलग अलग ज़िलों से आए हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट पद के लिए। भर्ती प्रक्रिया अभी जो चल रहा है शासन के द्वारा निकाला गया है रायपुर संभाग दुर्ग संभाग के लिए। सर उसमें चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर किया जा रहा है, लेकिन सर मेरिट के आधार पर सभी को समान अवसर नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हम लोग संचालक सर से, संचालक स्वास्थ्य उनसे सर से, नीरज मंसूर सर से निवेदन करने आए थे कि सर ये जो चयन का प्रक्रिया है वो मेरिट से ना हो करके परीक्षा सीजी व्यापम हो गया, चाहे पीएससी हो गया या कनिष्ठ चयन बोर्ड को किसी भी माध्यम से, लेकिन परीक्षा के माध्यम से कराया जा सके। छत्तीसगढ़ में 22 अगस्त के आंदोलन से पहले कर्मचारी संगठन सक्रिय हो चुके हैं। अधिकारी कर्मचारी संगठन ने पर्यवेक्षकों की सूची जारी की है और स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रभार वाले जिलों की समीक्षा वे करेंगे। कमल वर्मा को रायपुर और जांजगीर चांपा के पर्यवेक्षक बनाया गया है। राजेश चटर्जी और आनंद मूर्ति झा राजनांदगांव, चंद्रशेखर तिवारी दुर्ग, मनीष मिश्रा कवर्धा और केदार जैन नारायणपुर के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इनकम टैक्स ने दबिश दी है। एक साथ कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। स्टील और पावर प्लांट कारोबारियों के ठिकानों पर यह दबिश दी गई है। निर्माण टीएमटी, ग्रेविटी स्पंज एंड पावर, घाकुन स्टील और मारुति फेरो के दफ्तर पर ये छापे मारे गए हैं। प्लांट के अलावा संचालकों के घरों पर भी दबिश दी गई है। आईटी विभाग दस्तावेज खंगाल रहा है। ग्रेविटी फेरस और धनकुंड स्टील के मालिक धीरज सुराना, भवानी मोल्डर्स के सुनील अग्रवाल, निर्माण टीएमटी के मालिक राजेश तोला के यहां छापेमारी की गई है। रायपुर, कोरबा, रायगढ़ समेत खरोरा में एक साथ दबिश दी गई है। बलौदाबाजार के बिचकुली में 31 मई को मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 19 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस भी निकाला है। मोटरसाइकिल की स्पीड को लेकर हुए विवाद में एक परिवार के लोगों के साथ जमकर दरअसल मारपीट हुई थी। आरोपियों ने न सिर्फ परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला किया, बल्कि घर में रखी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 16 अभी भी फरार हैं। इनकी तलाश जारी है। 19 अपराधी हैं, उसमें 3 की गिरफ्तारी हुई, बाकी सब छिप गए हैं। रोज पुलिस जाके पतासाजी कर रही है। विश्वास है कि शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो जिस प्रकार गांव में गुंडागर्दी फैला हुआ है 3-4 गांव में, उस गांव के गुंडे लोगों पर दस्तक लाने के लिए आज हम लोगों ने एसपी साहब के निर्देशन पर और टीआई साहब के साथ मिल के पूरे स्टाफ, लोन स्टाफ और बलौदाबाजार स्टाफ से मिलकर पूरे गाँव में जुलूस निकाले। इसको गाँव वाले ने बहुत अच्छा अप्रिशिएट किए और बोले कि इस प्रकार करने से लोगों में दहशत फैले और गुंडागर्दी कम होगी। इधर कवर्धा में नशे के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। अवैध गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 97 किलो से ज्यादा गांजा मिला। इसकी कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए है। इसमें प्रातः पुलिस को यह सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं जो अवैध रूप से गांजे की तस्करी कर रहे हैं और इस सूचना पर चेकिंग की कार्रवाई थाना प्रभारी विकास बघेल के द्वारा की जा रही थी और अपनी टीम के साथ में मिलकर जब उन्होंने चेकिंग की तो उन्होंने पाया कि एक स्विफ्ट कार है जो कि चेकिंग होता देखकर वहां से भागने का प्रयास कर रहे हैं, तो घेराबंदी करके उस वाहन को पकड़ा गया। एक स्विफ्ट वाहन जो कि यूपी पासिंग है, इसमें 2 व्यक्ति जिसमें एक चालक और एक अन्य व्यक्ति अवैध रूप से गांजे की तस्करी कर रहे थे। गांजा लगभग 97.98 किलो है जो कि परिवहन करते हुए ये दोनों ही व्यक्ति गिरफ्तार किए। कोरबा के मानिकपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 10 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मानिकपुर पुलिस को खबर मिली थी कि कुछ लोग गांजा बेचने के लिए घूम रहे हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। कार्रवाई करते हुए घेराबंदी किया गया, जिस पर 2 लोगों को प्रभात कुमार दुबे और त्रिथराम साहू दोनों को घेराबंदी कर पूछताछ किया गया, जिन पर पूछताछ करने पर उनके द्वारा पूछताछ और तलाशी लेने पर उनके द्वारा गांजा पाया गया, जिसके संबंध में विधिवत उनसे पूछताछ किया गया और उसके संबंध में कागजात मांगा गया, जिस पर उनके द्वारा किसी प्रकार से कोई कागजात नहीं दिया गया और इस प्रकार दोनों लोगों को विधिवत गिरफ्तार करते हुए उनके पास से जो है 10 किलो गांजा की जब्ती हुई है। नक्सलियों के शहीदी सप्ताह का आज आखिरी दिन रहा। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से नक्सली कोई घटना को अंजाम नहीं दे पाए। भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी से राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कहीं बैनर पोस्टर तक नहीं दिखाई दिए। नक्सली सप्ताह के अंतिम दिन फोर्स ने सर्चिंग अभियान तेज रखा। इसकी वजह से भी
नक्सली बैकफुट पर रहे। बता दें कि 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सलियों ने शहीदी सप्ताह का आयोजन किया था। शहीदी सप्ताह के दौरान नक्सली बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, लेकिन राजनांदगांव के नक्सल प्रभावित इलाकों में इस बार नक्सली कुछ कर नहीं पाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी है। माओवादियों के द्वारा 28 जुलाई से 3 अगस्त तक प्रतिवर्षानुसार सूचना इस तरह की आती है कि उनके द्वारा जो है शहीदी सप्ताह मनाया जाता है। तो इस वर्ष भी उनके द्वारा शहीद सप्ताह मनाए जाने की सूचना मुखबिरों से प्राप्त हुई थी, जो हमारे द्वारा लगातार सर्चिंग, गश्त और एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई ITBP और जिला पुलिस के सहयोग से लगातार किया गया और जो नक्सलियों के द्वारा किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना को न अंजाम दिया गया और न ही उनके द्वारा बैनर, पोस्टर, किसी तरह का कुछ भी प्राप्त नहीं हो गया। और लगातार जो अंदरूनी क्षेत्र हैं उनके जो ग्रामीण हैं, ग्रामीणों का सहयोग भी लगातार हम लोग को मिलता रहा। राजधानी से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अल्प वर्षा वाले जिलों के सभी क्षेत्रों का नजरी आकलन करने के निर्देश दे दिए हैं। कई गांवों में अच्छी बारिश नहीं होने की वजह से ये निर्देश दिए गए हैं। पहले हालांकि 9 जिलों की 28 तहसीलों में नजरी आकलन करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब जिले के सभी क्षेत्रों का पर्यवेक्षण किया जाएगा। सभी पटवारी हल्का और गांव का नजरी आकलन करेंगे। समय सीमा में इसकी रिपोर्ट भी देनी होगी। सभी क्षेत्रों में राजस्व, कृषि और उद्यानिकी अधिकारी नजरी आकलन करने में जुटे रहेंगे। शंकर शुक्ल और विद्याचरण शुक्ल जी की जयंती उन्हें नमन करते हैं और साथ ही आज खरोरा में कार्यक्रम है महाविद्यालय का और किसानों से खेत मुलाकात भी आप लोगों की तरफ से कुछ। रायपुर में बीजेपी जिला कार्यालय में झंडा विक्रय केंद्र का शुभारंभ किया गया। तिरंगा अभियान के प्रदेश संयोजक बृजमोहन अग्रवाल ने इसका शुभारंभ किया। एकात्म परिसर में बीजेपी ने तिरंगा विक्रय केंद्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष समेत दर्जनों नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। सूरजपुर जिले में किसान सूखे की मार झेल रहे हैं। जिले में इस बार बारिश बहुत कम हुई। पानी न होने के कारण खेतों में दरार हैं। धान की नर्सरी कहे जाने वाली सूरजपुर में इस बार धान की फसल होने की उम्मीद किसानों को कम है। संसदीय सचिव और भटगांव विधायक को अब भी उम्मीद है कि रक्षाबंधन और जन्माष्टमी तक जिले में बारिश होगी। बारिश नहीं हुई तो सरकार से जिले को उन्होंने सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग करने की बात भी कही है। खेती का आप देख ही रहे हैं, अभी सावन का मौसम है, ना अभी पानी है ना किसी चीज़ का साधन अभी, तो इसी चक्कर में हमारा ये जो थरा मारे हैं वो अभी ख़राब हो रहा है और हमारा नुकसान भी हो रहा है। इस प्रकार से जब तक पानी नहीं गिरेगा तब तक तो हमारा पूरा फसल खत्म हो जाएगा। आज तक हम लोग अपने भविष्य जीवन पे ऐसा हम लोग नहीं देखे थे, मतलब ऐसा सूखा है ना। आज तक हम लोग का पूरा जग के पूरा कंप्लीट धान एकदम हरा लहलहाता हुआ दिखता था, लेकिन अब के डेट में देख रहे हैं पूरा सूखा हुआ, जमीन फट जा रहा है। सूख के जो हम लोग पूरा कीचड़ करके रोपा लगाते हैं, जोताई उताई करके, अब पूरा जमीन फट जा रहा है। अभी तो हम ये मानते हैं कि रक्षाबंधन तक पानी की संभावना रहती है और हम लोगों की जो रोपाई होती है रक्षाबंधन तक, जन्माष्टमी तक चलता है। पर अभी जो जिस अनुपात में पानी गिरा और हम लोगों के जो बीज रोपनी हम लोगों ने जो तैयार किया उससे लेट हो रहे हैं। इससे हम लोगों को भी आभास होने लगा है कि कहीं सूखा जैसी स्थिति बन रही है। एक आध सप्ताह में का इंतजार हम लोग और करेंगे कि पानी गिर रहा है नहीं गिर रहा है। तो पानी अगर नहीं गिरेगा एक आध सप्ताह के अंदर तो हम लोग राज्य शासन हमारे मुखिया लोगों से बात करके मंत्रालय से और सूखा घोषित कराएंगे, जिससे यहाँ के लोगों को। बारिश के अभाव में सूरजपुर जिले के किसान बेहद परेशान हैं। उनकी जो ज़मीनें हैं वो सावन का महीना चल रहा है और उनकी खेतों की तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ जुताई हुए लंबा अरसा हो गया, लेकिन बारिश अभाव में अब तक खेत में धान की बुआई नहीं हो सकी है। और जिन खेतों में धान की बुआई हुई है उन खेतों की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जिन खेतों में बुआई हो चुकी है और तस्वीरें देख के आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से जो ज़मीन है उसमें दरार आ गई है। धान के फसल को भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। अब तक धान के फसल को लहलहाना चाहिए था, लेकिन
लेकिन बारिश के अभाव में अब तक यहाँ ज़मीन में दरारें आ चुकी हैं, खाद बीज जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। कई खेतों में तो अब तक बुआई का काम शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में अगर फिलहाल अब बारिश भी होती है तो भी किसानों के लिए एक बड़ी समस्या होगी। ऐसे में जो सूखाग्रस्त के लिए जिले के लिए लगातार जनप्रतिनिधि से लेकर किसान गुहार लगा रहे शासन से। ऐसे में सूखाग्रस्त जिला घोषित करने के बाद किस तरह की राहत मिलेगी किसानों को, यह तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। बलौदाबाजार में घर में नवविवाहिता की फांसी पर लटकी लाश मिली है, जिससे सनसनी फैल गई। देर रात यह घटना हुई, जिसके बाद पुलिस हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच शुरू कर रही है। मोनिका शुक्ला की 3 महीने पहले भानु प्रसाद शुक्ला के साथ शादी हुई थी। मृतक के परिजन का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल के पक्ष के लोग दहेज को लेकर उनकी बिटिया को प्रताड़ित कर रहे थे। परिजन उन्हें कुछ दिन पहले पैसे भी दिए, इसके बावजूद उनकी बेटी की लाश मिली है। मृतक के परिजन ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। किरण शुक्ला और उनके साथ में रहने वाली एक और निशा शुक्ला और उसके पति, इनके प्रताड़ित किया गया मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। और प्रेग्नेंट का समय था, उसके भी उनको बहुत सारे काम वाम इधर उधर के देते थे, नहीं करने पर उनको ताड़ना देते थे। और इसी परिप्रेक्ष्य में उनको या तो ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको, लेकिन ऐसे करते थे हम लोग। इस वजह से करते थे, इससे पहले हमने गर्मी के समय आने पर 1 लाख रुपये नकद दिए थे उसको। शादी के पहले तो चेक से पेमेंट किए थे, उनके कहने के अनुसार सारे मांगे पूरी की थी। अच्छे शादी हो, हमारी बेटी अच्छे से रहे। हमें ये नहीं मालूम था कि ये लोग इस टाइप के हैं और ऐसा कृत्य करेंगे। अगर हौसला बुलंद हो तो बड़े से बड़ा मकाम हासिल किया जा सकता है। लगन और साहस की दरकार जरूर इसमें होती है। कुछ इसी तरह की कहानी बालोद जिले के सिवनी गांव के रहने वाले कमलेश निषाद की, जिन्होंने अपने हौसले के सामने दिव्यांगता को आड़े नहीं आने दिया और अपने हौसले को जोश और जुनून में बदलकर ऐसा कर दिखाया जो समाज के लिए मिसाल से कम नहीं। एक हाथ से सीमेंट का बोरा उठाकर गाड़ियों में डालने वाला ये कमलेश है। ऐसा कोई काम नहीं जो दिव्यांग कमलेश नहीं कर सकता। अपनी दिव्यांगता को उसने अपने विकास में आड़े नहीं आने दिया। 2019 में एक हादसे के दौरान अपना एक हाथ गंवाने वाला कमलेश परिवार के 4 सदस्यों का अच्छे तरीके से भरण पोषण कर रहा है, उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा है। मेरे ही परिवार में मैं अकेला हूँ, 4 लेडीज है और एक हाथ में टाटा एस में काम करना है जन सेवा कर करके, और उसी में मेरा परिवार चल रहा है। बस कहीं किसी सरकारी अनुदान नहीं मिला, ना मैंने लिया हूँ आज तक, ना कोई मेरे को कोई सहयोग किया है। कमलेश को बचपन से ही संघर्ष करना पड़ा है। बचपन में पिता का सिर से साया उठ गया, हादसे में एक हाथ गंवा दिया, लेकिन जिंदगी से हार नहीं माना। कमलेश अद्भुत प्रतिभा का धनी है। पैरा ओलंपिक हो या लंबी कूद, कमलेश ने राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा में शामिल होकर जीत दर्ज की और गोल्ड मेडल हासिल किया। एक हाथ नहीं होने के बाद भी शानदार क्रिकेट खेलते हैं। 2012 में पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से कमलेश ने खेलकर फाइनल मैच जिताया और देश दुनिया में नाम रोशन किया। श्रीमान झा लड़का है भिलाई का और रजत, तो हम तीनों का हुआ इंडिया टीम में सिलेक्ट। तो एक का पासपोर्ट नहीं बना, 2 का बना था, तो हम लोग 2 गया था पाकिस्तान। वहां हम लोग खेल के आए, जीत के आए, अच्छा स्वागत हुआ। और वहां से नेशनल खेलने के बाद से मैं क्रिकेट के बारे में पूरा डिटेल निकाले कि हम लोगों को सहयोग क्यों नहीं मिलता है। प्रधान सहयोग करते थे, बाकी सरकार नहीं करते थे। कमलेश आज अपने हुनर और मेहनत के दम पर जिंदगी की गाड़ी आराम से खींच रहा है। नौकरी के भरोसे नहीं रहकर कमलेश ने मेहनत मजदूरी करना उचित समझा और आज वह 4 चक्का गाड़ी आसानी से चलाते जिंदगी चला रहे हैं। वो भी हमेशा नहीं लेते, जो अच्छे हैं उन्हें ले ले, गरीब लोग नहीं रहने दे। निरंतर ने सेवा चलते छे और जीवन भर करूंगा मैं ये डेड बॉडी काम। और स्पोर्ट में तो मैं गोल्ड मेडल लाने का भयंकर मेरा सपना है और मैं जीत किस्म का लड़का हूँ और आज निकल मैं लाऊंगा। बस अपनी संभालते तक के है मेरा। 4 लेडीज इन लोगों को छोड़ के भी जाना हफ्ता, साल, 2 साल, ये उचित नहीं है। मैं यहीं अपना गांव ग्राउंड में दौड़ भूत करते रहता हूँ। आज निकल मंजिल मिल जाए। कमलेश अपनी गाड़ी से न सिर्फ अपना जीवन चलाते हैं बल्कि समाज सेवा में भी आगे रहते हैं। कोरोना के समय जब लोग घरों में बंद थे, उस समय गरीबों की सेवा में कमलेश लगे रहे।
गाड़ी की वजह से नहीं मरना चाहिए। गाड़ी लेबर हमन चारों पैसा से ले, कोरोना काल आ गया, गाड़ी नहीं ले पाए, देखिए भूख मर रहा है, चावल नहीं, सब्जी नहीं। तो ऐसे ऐसे गरीब ला हमन चुनेन की देवत रहे। यहाँ भाटा सिवनी 3 गांव है, पंचायत 1 है, तो ये तीनों गांव का हम लोग सर्वे के कितना गरीब है, और सब घर निरंतरण ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि उसको राशन नहीं दे। हम राशन देते 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 और जहां भी अपना जरूरत पड़े करते गया। कमलेश है, कोरोना काल में ना लाश डोहारा थे डोहारी से और जनसंख्या ला राशन बांटे है और 4 संख्या ला पाला थे। भले ही कमलेश निषाद के एक हाथ नहीं है, लेकिन पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद उन्होंने जी तोड़ मेहनत करने की ठानी, क्योंकि उन्हें परिवार का गुजारा भी करना था, जिसके चलते वह जी तोड़ मेहनत करते रहे और आज अपने मेहनत के बलबूते 2 4 पहिया वाहन खरीद लिया, जिसमें से एक 4 पहिया वाहन का उपयोग जिले भर में लावारिस लाशों को उठाने के लिए करते हैं, जो काम वह निःशुल्क करते हैं। इसके अलावा एक वाहन का उपयोग अपनी मजदूरी के लिए करते हैं और मजदूरी कर अपने और अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। कैमरामैन करण सोनी के साथ दिलेश्वर देवांगन, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, बालोद। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ राउंड अप के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।